नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चों का यह सवाल था कि सर बिहार एपीओ को लेकर कुछ सिलेबस में बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? पहला सवाल। दूसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और वह यह है कि सर हमें न्यू क्रिमिनल लॉज़ पढ़ने हैं या जो पुराने क्रिमिनल लॉज़ हैं, उन्हें हमें पढ़ना है? यह दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल कि जीके जीएस इसमें शामिल है या नहीं बिहार एपीओ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है? उनका यह पहला अटेम्प्ट होगा। जो बच्चे पहले से पेपर दे रखे हैं उन्हें एक जनरल आइडिया तो होगा, लेकिन सिलेबस में इधर जो बदलाव हुए हैं वह आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। सबसे जो मेजर बदलाव हुआ है वह हुआ है आपका तीन जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। यह तीनों नए क्रिमिनल लॉ आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपका जो सीपीसी है उसको भी शामिल किया गया है। यह नया चीज़ है, ठीक है? तो उस हिसाब से अभी हम लोग पूरा देखिए, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ ले आता हूँ जो कि बिहार सरकार गृह विभाग का यहाँ पर आदेश है, ठीक है? जो ऑफिशियल कॉपी है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना? तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है बिहार सरकार, ठीक है, गृह विभाग, जो अभियोजन पदाधिकारी की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें तो यह गृह विभाग के अंदर होता है, ठीक है, बिहार सरकार के। तो उसमें जो आदेश है बिहार सरकार के जो गृह विभाग की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें यह लिखा हुआ है कि बिहार अभियोजन सेवा के अभियोजन पदाधिकारी के चयन हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है यथा, ठीक है, यानी कि जो बिहार एपीओ है आपका, ठीक है, अभियोजन पदाधिकारी का जो एग्जाम है आपका, उसका पाठ्यक्रम यानी उसका जो सिलेबस है, प्रतियोगिता जो है आपका एग्जाम है उसका जो सिलेबस है उसमें कुछ संशोधन किया गया है, ठीक है। वह क्या है वह इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, पहले प्रीलिम्स की बात करें हम, ठीक है। परीक्षा का फर्स्ट स्टेज क्या है आपका? फर्स्ट स्टेज हो गया प्रीलिम्स। क्या है? प्रीलिम्स है ना? तो प्रीलिम्स में आपका देखिए सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है। तो पहला पेपर क्या है आपका? तो पहला पेपर आपका प्रीलिम्स में आएगा समान अध्ययन, 100 नंबर का, ठीक है। समान अध्ययन है 100 नंबर का, यानी जी के जीएस। क्या है? जी के जीएस, ठीक है। उसके बाद इसमें करंट अफेयर भी आपका शामिल है, ठीक है, करंट अफेयर। देखिए, कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं इसके अलावा भी। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक है सबको मैं कवर करूं। एक जो जानकारी होनी चाहिए एक एस्पिरेंट के पास, वो सब कुछ मैं आज कवर करूंगा। तो जीके जीएस हो गया 100 नंबर का। लॉ का पेपर जो है आपका यह हो गया 150 नंबर का, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, है ना? चलिए, सिलेबस को ध्यान से समझना है। अब जो पेपर होगा वह क्या होगा आपका? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। प्रश्न पत्र जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, ठीक है। एमसीक्यूज होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ठीक है। बहु विकल्प यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे आपके, एक सवाल होगा, 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी करके, ठीक है, जिनमें से एक उत्तर जो है आपका सही होगा। दोनों पेपर के लिए आपको समय कितना मिलेगा? समय 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। दोनों पेपर के लिए जो समय मिलेगा 2 आवर्स, 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। कितने समय मिलेगा? तो 2 घंटे का समय मिलेगा। और उसके बाद आ जाइए कि यह जो परीक्षा होगा ये क्या है? महज जांच परीक्षा है, ठीक है ना। इससे अभी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं, इसके बाद आपको मेंस भी देना है, देन आफ्टर आपका इंटरव्यू, देन आफ्टर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो प्रथम पत्र है यानी जो पहला क्वेश्चन पेपर है जीके जीएस का, समान अध्ययन जिसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या सिलेबस क्या है इसका? तो इसका सिलेबस है आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद फिर आपका करेंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर। उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, ठीक है। उसके बाद भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। उसके बाद ज्योग्राफी। इनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, लास्ट टाइम का जो जीके जीएस का पेपर हुआ था ना बिहार एपीओ का, तो बहुत ही मतलब लेवल उसका अच्छा खासा लेवल था। तो जीके जीएस को आप लाइटली नहीं लीजिएगा। अभी चूंकि बीच में क्या हो गया था, मैं लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, उसका कारण था कि
जो मेरा पूरा स्टूडियो सेटअप हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ठीक है। तो इसमें जो माइक था, मेरा माइक में इशू आ गया था, ठीक है ना। तो जनरल माइक से कनेक्ट नहीं हो पाता है ये, क्योंकि कंप्यूटर से, सर्वर से पूरा कनेक्ट होता है। सामने जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, PTZ कैमरा है, तो उसके लिए ये माइक काम करता है, ठीक है। तो वो ऑर्डर में आ गया माइक, 3 से 4 दिन में आ जाएगा। इन द मीन टाइम मैंने दूसरा माइक परचेस कर लिया, ताकि आप लोग की क्लास जो है ना, वो यथावत चलती रहे, ठीक है। आपको भी उतना ही मेहनत करना है, देखिए, ठीक है। तो जीके जीएस को लाइटली नहीं लेना। जीके जीएस पे पूरा कमांड आपका रहना चाहिए। जीके जीएस पे मैं पूरा लेक्चर बनाऊंगा एक अच्छे से। हिस्ट्री पार्ट से बहुत अच्छा खासा पूछा था हिस्ट्री, उसके बाद आपका जनरल साइंस, इन सब से पूछा जाता है। तो जो एग्जाम का पैटर्न है, उस सारे पैटर्न को लेके हम लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। उसका दूसरा पेपर आपका प्रीलिम्स में आता है, लॉ का पेपर। किसका आता है? लॉ का पेपर आता है, ठीक है। तो इस पत्र में क्या है, तो इसमें आपका भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी था आपका। आईपीसी याद है ना, इंडियन पिनल कोड, तो आईपीसी को रिप्लेस करके आ गया ये, बीएनएस आ गया। उसके बाद आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है, बीएसए, जो इंडियन एविडेंस एक्ट था आपका, बीएसए आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस आ गया। क्या आ गया? बीएनएसएस, यानी जो सीआरपीसी था आपका, ठीक है। सीआरपीसी को रिप्लेस करके क्या आया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। नई बात जो जोड़ी गई है वो मैं आपको बताता हूं। नई बात क्या जोड़ी? ये तो जोड़ा ही गया है नया क्रिमिनल लॉ, सीपीसी जोड़ा गया, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न सम्मिलित होंगे। मतलब समझ जाइए, आपका जो सिलेबस है प्रीलिम्स का लॉ का, उसमें है 3 मेजर नए क्रिमिनल लॉज हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ऐड हुआ है सीपीसी 1908, ठीक है। उसके बाद सीपीसी के बाद आपका ऐड हो, जो पहले से इंक्लूड था, थोड़ा सा उसका नाम थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा बदल दिया, भारतीय संविधान के मौलिक ज्ञान से, समझ जाइए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया। इससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंक्लूड इंडियन पॉलिटी। चलिए, उसके बाद देखिए, आपको दिखाता हूं मैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते। यह तो आपका प्रीलिम्स का हो गया, ठीक है। अब जो मेंस का है, मेंस को भी हम लोग समझ लेते हैं कि मेंस में आपका क्या सिलेबस है, ठीक है। तो मेंस में आपका हो गया, इधर मुख्य परीक्षा में निम्न पत्र होंगे। मुख्य जो परीक्षा है आपका यह, ठीक है। तो मेंस में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मेंस में आपका है, देखिए, पहला पेपर जो है वो है आपको सामान्य अध्ययन, ठीक है, यानी जीके जीएस का 100 नंबर का होगा। दूसरा जो पेपर है और तीसरा पेपर है, यह दोनों लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर है, इनके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, इनके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे लैंग्वेज पेपर के। हिंदी का है और अंग्रेजी का, दोनों का लैंग्वेज पेपर होगा। जनरल आपसे ग्रामर जो होता है, ठीक है ना, कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है, यही आपसे पूछा जाएगा, मुहावरा वगैरह हिंदी में जो होता है इस टाइप से, एस्से हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 100 नंबर का यह भी होता है, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग है, इसमें नंबर आपको 30 नंबर लाना होगा, ठीक है। 30 नंबर कम से कम लाना है। 30 से एक भी नंबर कम आ गया, मतलब 29 नंबर भी अगर आ गया, एक नंबर भी कम हो गया, तो फिर आपका भले ही सब में आप टॉपर रहे हो, लॉ में, जीके जीएस में, लेकिन इसमें क्वालिफाई करना जरूरी। नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। नंबर नहीं जुड़ेगा लेकिन क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथा पेपर है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, ठीक है। 150 नंबर का है यह, ठीक है, जो आईपीसी को रिप्लेस करके आया। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह भी आपका 150 का है। उसका प्रोसीजर लॉ जो है आपका, दो है आपका प्रोसीजर लॉ। क्या है? प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर लॉ में एक है आपका बीएनएसएस, ठीक है, और एक है सीपीसी। यह क्या है? प्रोसीजर लॉ है। क्या है? प्रोसीजर लॉ। तो ये 75 नंबर आपका बीएनएसएस का हो गया और सीपीसी भी हो गया 75 नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संवैधानिक विधि, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया 150 नंबर का। और अन्य विधि, इसको भी हम लोग अभी समझेंगे, अन्य विधि में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, यह भी आपका 150 नंबर का है, ठीक है। चलिए, अब जैसे देखिए, इसमें जो पहला पेपर है जीके जीएस का, जो सामान्य अध्ययन मैंने बताया था, उसमें वही चीज़ है, आपको सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, करंट अफेयर, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, यही सब पूछा जाएगा। दूसरा पेपर है हिंदी भाषा का, यानी लैंग्वेज पेपर, जो मैंने बताया था, हिंदी और इंग्लिश। इसमें क्या है, तो इसका जो स्तर है, वो जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में चौथे वर्ग से लगातार हिंदी का अध्ययन करने वाले परीक्षार्थियों के लिए अभिप्रेरित है।
का है, मतलब समझ जाइए कि जनरल जो आपको कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट होता है, ठीक है, ऐसे राइटिंग होता है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। 30 नंबर का होगा, ठीक है, कितने नंबर का होगा, तो 30 नंबर का होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन आफ्टर इसमें क्या है, ये देखिए, तीसरा पेपर है अंग्रेजी भाषा लैंग्वेज पेपर। इसमें भी वही बात है कि 30 नंबर आपको लाना है, नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। देखिए लिखा है, इस पत्र के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है, यानी जो आपका फाइनल जो आपका नंबर आएगा, ठीक है ना, तो उसमें जो लिस्ट निकलेगा आपका, ठीक है, तो उसमें 30 नंबर यह ऐड नहीं किया जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद चौथा पेपर है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। उसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम पांचवा पेपर है, ठीक है। छठा छठा पेपर हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सीपीसी 1908, ठीक है, प्रोसीजर लॉ हो गया। सातवां पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आठवां पेपर पे आ जाइए, जो अन्य विधि है, इसको लेकर थोड़ा डाउट था बच्चों को, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, अन्य विधि में क्या क्या शामिल होगा, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, है ना। अन्य विधि में क्या क्या शामिल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। अन्य विधि में है आपको शस्त्र अधिनियम 1959, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, ठीक है, फिर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 चैप्टर 11, बिहार मद्य निषेध और उत्पादन अधिनियम 2016, ठीक है। इसमें अध्याय जो है इसका क्या है, 6 और 8, ठीक है। देन आफ्टर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, जो बिहार एक्साइज एक्ट है, ठीक है। उसका बिहार पुलिस एक्ट है, उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है, ये आ गया बिहार पुलिस एक्ट 2007। तो यह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपका मेंस का सिलेबस हो गया, जो आप पूछ रहे थे ना कि अदर अदर पेपर में क्या है। उसके बाद फिर आपका SC/ST एक्ट हो गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, फिर पॉक्सो एक्ट 2012। जब आपका मेंस हो जाएगा, उसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका होगा, क्या होगा, उनका होगा इंटरव्यू, भाई साहब। बस इस स्टेज को हमें पार करना है, इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू के लिए क्या है, कुल 100 अंक दिए गए हैं इंटरव्यू के लिए आपको। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक तथा रिक्तियों की संख्या के आधार पर आयोग साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु आपको बुलाएगा उसी आधार पे, ठीक है। आपको अभी ध्यान देना है, मुख्य बात आपके लिए यही है कि आपको अपने सिलेबस को अच्छे से समझकर और एक स्ट्रेटेजी के साथ आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो यह पूरा हो गया। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपको करना क्या है। देखिए, लेक्चर्स आपके बैक टू बैक सारे लेक्चर्स आपके बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके सारे लेक्चर्स यहाँ पर तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं कोई परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं है ना। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए लेक्चर तैयार कर रखा है, आप जाइएगा चैनल पर, ठीक है, 0 FIR है और बाकी और भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आपको क्या करना है, एक रिदम के साथ तैयारी करनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, क्योंकि पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना बहुत कुछ है, तो एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चों का यह होता है कि सर बिहार APO हम देते हैं, फिर 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल भी है, तो क्या जो 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल की बात है, तो एक APO को भी एज एन एडवोकेट उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो काउंट होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल काउंट होगा। आप APO के तौर पर अगर आपकी नियुक्ति होती है तो 3 साल जब आपका हो जाता है, उसके अलावा जो आपका जो एज अ लॉयर जो आपका एक्सपीरियंस था, मान लीजिए 1 साल आप एज अ लॉयर आपका एक एक्सपीरियंस रहा, इन द मीन टाइम आपका बिहार APO में फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो 2 साल अगर आप वहाँ APO के तौर पर काम करते हैं और यहाँ 1 साल हो गया, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा एज एन एडवोकेट, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन सभी बच्चों के लिए जो कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, रास्ता यहीं से आपका निकलेगा, ठीक है। और बिहार APO अच्छा खासा फैसिलिटी, अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। और आप अगर हायर जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी आपका जो एडवोकेट के लिए 7 इयर्स प्रैक्टिस जो मैंडेटरी है हायर जुडिशरी के लिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्जाम, तो वहाँ भी आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ठीक है। वहाँ भी आपका जो एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस है वो आपका काउंट होगा, ठीक है। देख लीजिए, पूरा क्लास में इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड किया हूँ, ठीक है। पूरा आपका लेक्चर यहाँ पर है, देखिए।
है ना। पूरा लेक्चर आपका यहाँ पर है। और देखिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई से आप खुद को नहीं अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो पूरी किताब है यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरी किताब देख रहे हैं आप, आपको सब कुछ देखिए, आप किताब से खुद को दूर करके नहीं आप तैयारी कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक स्ट्रेटेजी जब आपके साथ रही, कोई भी मेंटोर, मैं हूं या कोई भी मेंटोर होते हैं, तो वह आपको एक जनरल इंसाइट देते हैं, ठीक है। एक मेंटोरशिप के दरमियान आपको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यह सारा आप जाइएगा, यूट्यूब चैनल है आपका, अपना यूट्यूब चैनल है लॉकुल, वहाँ पर आप जाइएगा और वहाँ पर जाके आप आसानी से सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट आपको होता है, किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में कोई डाउट है ना, जो अभी बिहार एपीओ को लेकर मैंने बताया, क्योंकि देखिए बेनिफिट आपके लिए तो है यहाँ पर। आप मान लीजिए 3 इयर्स क्या है, 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल है ना, कि भाई अगर आपको सिविल जज बनना है, ठीक है, अगर आपको सिविल जज बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको 3 साल की आपको वकालत करनी है, 3 इयर्स प्रैक्टिस, ठीक है। तभी आप बनिएगा सिविल जज की परीक्षा के लिए आप एलिजिबल होइएगा, ठीक है। सिविल जज जूनियर डिवीजन, ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन, है ना। तभी आप सिविल जज जूनियर डिवीजन की आप परीक्षा दे सकते हैं। तो अगर आप बिहार एपीओ या कोई भी स्टेट का एपीओ का एग्जाम है अगर आप निकालते हैं, तो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप खुद सोचिए। आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा एज एन एडवोकेट, जब आप एपीओ बन जाते हैं, अभियोजन पदाधिकारी, कहीं एडीपीओ, मध्य प्रदेश में एडीपीओ कहते हैं, ठीक है। तो एपीओ, एडीपीओ, यह सब कुछ अगर आप हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा एज एन एडवोकेट, आप एलिजिबल रहिएगा, ठीक है ना। या फिर अगर आपको जो है डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल एग्जाम देना है, ठीक है, यह जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल जो एग्जाम होता है हायर जुडिशरी का, ठीक है, इसके लिए भी आप 7 साल तक अगर आप एज एन एपीओ आप काम किए हैं, ठीक है, एपीओ के तौर पे आपने काम किया है, तो आप क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाइएगा, ठीक है। आप योग्य हो जाएगा किस चीज़ के लिए, इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप क्वालिफाई हो जाइएगा, ठीक है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिविल जज जूनियर डिवीज़न में नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर इन द मीन टाइम उन्होंने प्रैक्टिस करी और वकालत के बाद 7 साल का एक्सपीरियंस उनका जो होता है, उसके देन आफ्टर वैकेंसी आती है और वो एग्ज़ाम में बैठते हैं और फाइनली उनका सिलेक्शन भी होता है। या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एपीओ में सिलेक्शन होता है, उसके बाद एपीओ में काम करने के दौरान वो अपनी तैयारी का पूरा रिदम बनाए रखते हैं और उनका फिर देन आफ्टर फाइनल सिलेक्शन होता है डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल में, ठीक है। तो यह सब कुछ कैसे होगा, यह सब कुछ तभी होगा, एक तो आपका रिदम मेंटेन रहना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी टीचर हो, अगर आपको लगता है कि टीचर ही आपको सब कुछ घोर के, है ना, शरबत बना के और सब पिला देंगे और आपको याद हो जाएगा, तो ऐसा कुछ जादू नहीं होता है। कोई भी टीचर हो वो मेंटोरशिप करते हैं आपके लिए, मेहनत अल्टीमेटली पढ़ना आपको है, ठीक है। तो आपका एक माइंडसेट होना चाहिए, आपका एक अप्रोच होना चाहिए, और डाउट अगर होता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि डाउट उसी को होता है जिसको कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना आता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़ाई कीजिए, तभी आपका रिदम मेंटेन रहेगा। और कोई भी सवाल होता है आप सवाल मुझसे जरूर पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।